अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मैं हूँ समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, इतवार कैसा गुजर रहा है आपका? सर काफ़ी मसरूफ़। इतवार मसरूफ गुजर रहा है? जी। चलो, इसका मतलब घर में श काम करना पड़ता है आपको। सारे काम करने पड़ते हैं। वेरी गुड। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे 8 फरवरी जैसे ही करीब आता जा रहा है इलेक्शन की तारीख, वैसे-वैसे हम देख रहे हैं कि मुल्क में गहमा-गहमी, सियासी गहमा-गहमी अरूज पर पहुँचती जा रही है। कहीं जोड़-तोड़ हो रहे हैं, कहीं कागज़ात नामज़दगी जमा हो रहे हैं और आज आखिरी दिन है। आज बहुत सारे उम्मीदवारों ने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं और मज़ीद करवाए जा सकते हैं। कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता है और किसके कागज़ात नामज़दगी जमा होंगे या नहीं हो पाएँगे, इस बारे में हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मुबश्शिर साहब का तज़किया लेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी सियासी खबरें आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो मुबश्शिर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल जो है वो ये कि पंजाब से हम देख रहे हैं कि तकरीबन 200 के करीब पीटीआई के उम्मीदवारों ने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ज़ुल्म हो रहा है हम पे। सर, ये कैसा ज़ुल्म है? बताएँ। असल में पीटीआई जो है ना, वो पहले दिन से गोएबल्स थ्योरी पे काम कर रही है। जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था ना, गोएबल्स, वो कहता था कि झूठ बोलो, इतना बोलो कि लोगों को सच का गुमान होना शुरू हो जाए। तो ये झूठ इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, हर चीज़ में आप इनकी जो मर्ज़ी चीज़ उठा लें, आपको उसमें झूठ नज़र आएगा। आपको जलसे फ़ोटोशॉप नज़र आएँगे, आपको फ़ेक वीडियोज़ नज़र आएँगी, आपको फ़ेक तस्वीरें नज़र आएँगी, आपको फ़ेक ऑडियोज़ मिलेंगी, हर चीज़ में। और फिर ये है ना, ये बजाय सवाल का जवाब देने का दूसरी तरफ ले जाएँगे। मसलन अब आप ये देखें कि 200 के करीब अगर लोगों ने पंजाब में जमा करवा दी हैं, तो इसका मतलब है कि 80% हलकों में तो उनके आ गए और बाकी लोग का लेना नहीं चाह रहे टिकट। और बाकी लोग समझते हैं कि पीटीआई इज़ ऑन द डिक्लाइन और बहुत से लोग जो हैं वो एक्चुअली पीटीआई को मुजरिम समझते हैं 9 मई का। और देखें, लोगों की एक अक्सरियत जो है ना, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और रियासत पाकिस्तान से भी प्यार करती है। तो लोग जब ये देखते हैं, उनको ये पता चलता है, जो पूरी तरह बीमार नहीं होते, कैंसर नहीं होता जिनको मेंटल, कि जनाब वो सिर्फ एक ही साइड का सोचना है या सियासत का सोचना है, तो सोचते हैं कि जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, तो लोग नहीं जाते। तो पीटीआई को अगर कोई ड्रॉप आ रहा है तो उन वजूहात की वजह से आ रहा है, वरना अब 2 दिन आगे हो गए तो आगे होने का फायदा किसको हुआ? पीटीआई वालों को हुआ। पीटीआई वालों ने ज़्यादा से ज़्यादा आज आज अगर आप तनासुब देख लें कि सबसे ज़्यादा किसने कागज़ात नामज़दगी जमा कराई हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ायदा किसको हुआ। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ईसीपी को कहेगा, ईसीपी कहेगा हमें बताएं कहाँ पे इर्रेगुलरिटी हो रही है। देखें ना, कहीं पे इर्रेगुलरिटी हो तो उसका पता चले ना। अब आपने ही मुझे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जी आजम स्वाति के भी कागजात जमा हो गए। हुँ। तो अगर आजम स्वाति को किसी ने नहीं रोका और उनके कागजात किसी ने नहीं छीने और वो जमा हो गए हैं, तो पीछे क्या रह गया? यार ये तो वो आदमी है जो हर वक्त झूठ बोलता रहा है, गरीबों के हक पे भी डाका मारता रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहता रहा है, फेक अपना वो जो अपनी वीडियोस को डाउट करके फिर उन पे रोना शोना भी करता रहा है। इसको भी अगर इजाजत मिल गई, अब वो हुँ। अलग बात है, कल को अगर कोई इसकी शिकायत करता है और रिटर्निंग ऑफिसर उसको नहीं क्लियर करता, वो एक और बात है, लेकिन अभी जमा तो कराना मिल गया उसको। फिर वो जो चौधरी शुजात हुसैन की बहनें, वो भी कह रही हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। एमक्यूएम भी कह रही है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। एमक्यूएम लंदन भी कह रही है हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रही है, लेवल तो दूर की बात है, हमें तो पहाड़ी इलाका भी नहीं मिल रहा खेलने के लिए। तो जी। ये तो इनके रोने तो खत्म ही नहीं होनी है। हुँ। और इनको आवाम से क्या लेना देना? अपनी-अपनी जो धराटें हैं, अपनी-अपनी सियासतें हैं, और ये रोने दें आप पीटीआई, कोई बात नहीं। लेकिन मुबश्शिर साहब, आप समझते हैं इतनी सारी चीज़ें अवाम के सामने, लोगों के सामने आने के बाद भी लोग इन पे एतबार करेंगे, वोट देंगे पीटीआई को, अभी भी आपको लगता है? नहीं, वोट तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो तनासुब मिलेगा ही। कितना मिलेगा वोट मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ वोट तो मिलेगा। और इतना ज़रूर होगा कि पीटीआई जो है 35 के करीब सीट्स तो जीतेगी, तो ऑब्वियसली अच्छा। वोट्स तो मिलेंगे। लेकिन ओके। बात ये है कि हमारी अवाम भी तो झूठ पे यकीन करती है। हमारी अवाम खुद कौन-सी सच्ची है? हम लोग रोज़े रखते हैं और अपने नाप-तोल में हम 2 नंबरी कर देते हैं, हम गलत माल बेच देते हैं। हम जुमे की नमाज़ पढ़ के आते हैं और फिर दुकानदारी में हम अपना 2 नंबरी कर देते हैं, हम कमज़ोर माल दे देते हैं, कम फल हम जलावा दे देते हैं, गलावा दे देते हैं। ट्रू। हम घी के अंदर हम मिलावट करते हैं, हम दवाइयों के अंदर हम मिलावट करते हैं, हम हुँ।
उसके अंदर हम मिलावट करते हैं, तो हम कौन सा को अच्छे लोग हैं यार। ये एज अ नेशन हमारा ये किरदार है। सम डे वी ऑल नीड टू सेट अप एंड से स्टॉप। आज के ट्रू। बाद कम से कम मैं अपनी अपनी गारंटी ये देता हूँ कि जी मैं आज के बाद मैं नहीं कोई गलत काम करूंगा, तो फिर बाकियों को छोड़ दें, क्योंकि सही। हम बाकियों की फिक्र रखते हैं और अपनी हम फिक्र नहीं करते। बिल्कुल ये इमरान खान सिंड्रोम है कि इमरान खान को अपनी कोई बुराई नजर नहीं आती, बाकी हम्म, सबकी नजर आती है। सही कह लेकिन रहे एक हैं आप। सवाल मेरा भी है आज आपसे जी समीना, सर। जी सर। आपसे भी सवाल है, और अगर मावे से बात हो ना तो उससे भी सवाल कर लेना। जितने भी हम्म। यूपी हैं हमारे, उन सबसे मेरा एक सवाल है हम्म। कि नवाज शरीफ पे तो सबसे बड़ा इतराज यही होता था ना कि उसके बच्चे पाकिस्तान में नहीं है। हम्म। तो उस चलो एक बेटी तो है ना उनकी पाकिस्तान में, उनके शाना बशाना खड़ी भी है, लड़ भी रही है। तो हम्म। इमरान खान के तीनों बच्चे क्यों नहीं है यहाँ पे? वो तो एक दिन के लिए भी नहीं है, और बाप जेल में सड़ रहा है, गल रहा है। तो कह रहे हैं कि देखो बदनसीब आदमी, बाप जो है वो जेल में है और बेटी बाहर है और बेटा बाहर है और वो आ नहीं रहे। तो इमरान की भी बेटी और इमरान के भी दोनों बेटे जो हैं, उनको उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद ना वो आते हैं, ना मुलाकात करना चाहते हैं, ना मिलना चाहते हैं। वो अपने बाप से सरोकार नहीं उनको रखना चाहते। बल्कि उसके बेटों को जो मुझे पता चला है वो ये है कि वो तो अब नफरत सी हो गई अपने बाप से, जिस तरह से इसने उनकी माँ के साथ डील किया है। वो हम्म। कहते हैं हमारी माँ अभी भी तलाक के बाद भी उसके लिए काम कर रही होती है, और वो उसने खड़े होके एज यानी एक मर्द होके उसने अपनी बेटी तक को ओन नहीं किया। ये उसके हम्म। बेटे हैं, ठीक है ना, वो बड़े करीब हैं, टेरियन के बहुत करीब हैं उसके बेटे जो हैं कासिम और सुलेमान। और ये बात उन्होंने अपनी फूफी को भी कही है, लेकिन फूफी जो है, फूफी का आपको असर रसूख नहीं रहा। उन्होंने जितना खाना पीना था वो कर लिया उन्होंने। तो सही। ये भी सवाल अब पूछने चाहिए लोगों को। बात तो सर सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए वो आते तो हैं ना मिलने ज़मान पार्क में उनसे। कब आए हैं? ये जाते हैं अभी सर जेल में ना मिलने पिछले। आए। अगर आप सोचें कि आपका कोई बड़ा घर का खुदा ना खास्ता बेगुनाह आपकी नजर में जेल में है, तो आप कितनी देर आप आराम से खाने खा सकती हैं, पार्टी कर सकती हैं, काम कर सकती हैं बगैर मिले या बगैर जाए या बगैर कोशिश किए। लेकिन बात तो ये भी है ना मुबश्शिर साहब, देखें जो जो आप किसी को देंगे उतना ही आपको रिसीव होगा ना। जितना इमरान खान ने तवज्जो और टाइम जिस वक्त वो बच्चे थे उनको चाहिए था, अगर मैं अब एक माँ होने की हैसियत से बता रही हूँ कि जितना आप किसी को अटेंशन देंगे, खासतौर पर अपनी औलाद को, तो फिर वो वापस आपको उतना ही मिलता है। दैट्स ट्रू, दैट आई एग्री विद यू। मैं यही कह रहा हूँ लोगों को कि जो अपनी औलाद का नहीं हो सकता वो आपका कैसे होगा। आप तो प्रिसाइसली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको आपने इजी और सहल कर दिया कि जो अपने माँ बाप का नहीं हो, जो अपनी औलाद का ना हो, जो अपने बहन भाइयों का ना हो, वो खल्के खुदा का कहाँ से हो सकता है, अवाम का कैसे हो सकता है? तो मैं समझता हूँ इमरान खान सिंसेयर ही नहीं है किसी से भी। जो अपनी औलाद का नहीं सोचता, उनसे सिंसेयर नहीं है, वो लोगों से कैसे हो सकता है? सर सही बात है। ना सिर्फ इमरान खान, हम देख रहे हैं मुबश्शिर साहब, जो पीटीआई के बाकी रहनुमा हैं कोई या भी, जो कोई साथ भी, जो ये जो भी ऐसे। औलाद से प्यार जो है वो तो एक फितरी चीज है ना। ट्रू। जानवर भी अपनी औलाद को बचाता है, उसको सेफ गार्ड करता है। बिल्ली हो, वो कोई और हो, वो शेर हो, बकरी हो, वो अपना गाय हो, भैंस हो, हाथी हो, हिरन हो, अपने बच्चों को बचाता है, उनको सेफ गार्ड करता है। तो इसको भाईजान को टेंशन ही नहीं कोई, सही, परवाह उन्हें ही और नहीं। टेंशन्स हैं मुबश्शिर साहब। नहीं, वो अपना सही। अगर उसके अलावा कोई और टेंशन है तो फिर तो वो आप दिखावे की टेंशन है ना। जो असल आपके काम थे वो आप ना करें। आप कहें मैं लोगों के काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर वाले बेशक सड़क पे रहें या दूसरों के सर पे पलते रहें, दूसरे दूसरे उनका खर्चा उठाते रहें। अगर आप मुझे बताएं ना कि पिछले 20 साल में इमरान खान ने एक दफा अपने बेटों की कफालत के लिए 1 पाउंड पाकिस्तान से भेजा, ट्रांजैक्शन की अपनी बेटी के लिए, उसने खुद से कोई 1 पाउंड या $1 भेजा? क्या उसने जब उसकी बीवी वहां पे थी, अब लड़के थी और उस वक्त तलाक नहीं हुई थी, क्या उसने उसको 1 रुपया भी यहाँ से लीगली भेजा है? नहीं। इसका मतलब है आप ये चाहते हैं कि मेरी औलाद जो है वो दूसरों के टुकड़ों पे पले, वो यहूदियों के टुकड़ों पे पले। आप ये चाहते हैं कि आपकी औलाद जो है ना वो दूसरों के सर पे खेले, वो आपको बाप माने या ना माने, आपको उससे फ़र्क ही नहीं होता। एक माँ-बाप में जो सबसे बड़ा प्राइड होता है ना, वो ये होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए आई एम ऑलवेज़ देयर। मैं अपने बच्चों के लिए तो कम से कम वहाँ पे हूँ।
और हम घरों में भी देखते हैं मियाँ बीवी की जो लड़ाई होती है ना, तो उसमें जो बेसिक एलिगेशन होती है ना, वो ये होती है कि यार ये तो अपने बच्चों का नहीं कर रहा। इसके हम्म। बच्चों को नहीं पता होता कि ये उनको हम्म। कितनी तवज्जो दे रहा है, ये किस स्कूल में है, किस क्लास में है, क्या कर रहे हैं। तो बेसिक लड़ाई है। इसका मतलब है कि आपको इससे पता चलता है कि इसको किसी की परवाह नहीं है। अगर फर्ज करें इसकी बीवी गोल्डस्मिथ ना होती और उसके बाप इतना अमीर ना होता, तो ये किसके रहमो करम पे इसने बीवी को छोड़ा बता, वहां पे इतना अरसा अपने बच्चों को। वो किस अब यानी इसको पता भी नहीं है कि वो किस तरह की आप समझें कि सोबत में है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बट दीज आर वेरी पेनफुल थिंग्स। बट एनीवे आपके क्वेश्चंस पे आए थे, मैं तो आज पता नहीं संडे था तो मैंने कैथारसिस अपना जरा निकाल दिया। सही किया। मुबश्शिर साहब, पीटीआई के हवाले से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिलाल विर्क जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से कुछ तस्वीर सामने आई कि उन पे तशद्दुद हुआ, आंख खराब हो गई, बड़ी सिंपथीज मिली उन्हें। बाद में पता चला कि वो तस्वीर तो पुरानी थी। तो ये सब क्या मैंने हो रहा है? ये मैंने क्यों आपको क्या कहा, ये झूठे लोग हैं। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, इतना बोलो कि एक दिन वो सच लगे। अच्छा 100, 200, 500, 1000 लोग जो है ना उसको सच भी समझ लेंगे और वो आपसे मेरे से बहस भी करेंगे कि नहीं नहीं वाकई होया है जी, ओदी आखिर से तस्वीर आप देखी, ये वो व्हाटएवर। तो यही इमरान खान का एक तुर्रा इम्तियाज है। उसकी जो हाइट टू फेम है ना, ये शॉर्ट टू फेम है, वो सिर्फ ये है कि झूठ बोलो, पगड़ियाँ उछालो, बेइज्जतियाँ करो, लड़कियों को फंसाओ, उनके साथ ऐश करो, बार कोकेन लेके उसके बाद जो दिल में आता है बोलते रहो। कौम का जो होता है हुए, मुझे क्या, जब मैंने मर जाना तो मुझे क्या परवाह उसके बाद। अब मेरे बच्चे तो सेफ हैं, वो तो खुद किसी और के हाथों पाल रहे हैं, मैं तो उनको पाल ही नहीं रहा। तो उसकी बला से क्या मुस्तकबिल है यहाँ पे, क्या नहीं है। मुबश्शिर साहब, अभी जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये डिसाइड होता जा रहा है कि किसने कहाँ से इलेक्शन लड़ना है। अब बिलावल भी काफी सरगर्म हैं, वो काफी एक्टिव हैं, और अभी खबर ये सामने आई है कि वो एन 127 से इलेक्शन लड़ने का मशवरा दिया जा रहा है, और आज हो सकता है कागजात नामजदगी उनके वहां से जमा हो भी जाए। पहले उन्हें एन 128 से कहा जा रहा था, लेकिन अब एन 127 से। आप समझते हैं पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है, या फिर कोई यकीन दहानी है बिलावल? देखिए पीपल्स पार्टी जो है ना उसको एक बात आप समझ लें, वो सिंध में ज़रूर है, लेकिन जो भुट्टो साहब की असल लेगेसी है वो ये है कि भुट्टो साहब पंजाब से मेजॉरिटी लेके आए थे। सिंध में उनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी। उस वक्त भी सिंध में उनसे ज्यादा जो मेजॉरिटी थी वो मौलाना शाह अहमद दुरानी साहब की, और भुट्टो साहब को सिंध में कोएलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ी थी, वरना उनकी बन नहीं थी गवर्नमेंट वहां। तो बिलावल ने अगर भुट्टो की लेगेसी पे जाना है कि आप देखें वो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने पहला अपना पोर्टफोलियो लिया, ना कि अपनी वालदा की तरह एज प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो भुट्टो को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर आए, बिलावल भी फॉरेन मिनिस्टर आ गए। भुट्टो ने जिन जिन फोरम से तकरीरें की, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो ये वो, वहाँ पे बिलावल ने भी जाके एड्रेस किया। वो सारा पैटर्न वही फॉलो कर रहे हैं। अब भुट्टो साहब 5 जगहों से मेरा ख्याल है इलेक्शन लड़े थे एक साथ, और सिर्फ एक इलेक्शन वो हारे थे, वो था DI खान में मौलाना मुफ्ती महमूद के अगेंस्ट। मौलाना मुफ्ती महमूद ने उनको शिकस्त दी थी वहाँ पे। तो पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी ने कभी भी रिवाइव होना है तो पंजाब में बिलावल को एक्टिवली आके कभी ना कभी कंटेस्ट करना पड़ेगा। अब वो जीतें या हारें कता नज़र उसके, उनको ये एलिगेशन वो नहीं सुन सकते कि जनाब पंजाब में उनको एतबार नहीं है या उनको पंजाब पे एतबार नहीं है कि उनको वोट मिलेगा। वो उनको फिजिकली करना है वहाँ से। और पॉलिटिशियन के लिए हार जीत कोई मायने नहीं रखती है, उसके लिए पार्टिसिपेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो अगर बिलावल लड़ते हैं यहाँ से इलेक्शन, तो मेरे ख्याल में कि ये बिलावल के लिए भी और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आप डिफरेंट सूबों से इलेक्शन लड़ने का मतलब है कि आप फेडरेशन के हामी हैं। आप सूबाइयत को नहीं आप प्रमोट कर रहे, आप फेडरेशन को प्रमोट कर रहे हैं। सो वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, मौलाना हो, वो जितने जितने हलकों से लड़ेंगे मैं उसको बड़ा पॉजिटिव लूंगा इन सारों पे, मुख्तलिफ हलकों से लड़ने को। राइट, लेकिन टफ टाइम तो उन्हें मिलेगा, तो उस लिहाज से प्रिपरेशन है पीपल्स पार्टी की पंजाब में? पीपल्स पार्टी पंजाब में मुझे तो कहीं नजर नहीं आती है, खैर उसका जिक्र कर लेते हैं हम, वो काफी है। लेकिन ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी की पंजाब में वो वर्किंग नहीं है जब से कासिम जिया और मियां मिसबा जो हैं वो पीपल्स पार्टी पंजाब के साथ नहीं मुंसलिक रहे।
जब तक ये दोनों थे और मोहतरमा ऊपर थीं और वो डायरेक्ट इनके साथ वो कर रही थीं, तो पीपल्स पार्टी एक बड़ी कनेक्टेड और फ़ाल पार्टी थी। बल्कि पंजाब में कासिम ज़िया तो लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन भी थे। तो यानी उस लेवल की पार्टी तो थी। मोहतरमा के बाद से पीपल्स पार्टी ने बड़ा सीरियस स्लाइड किया, क्योंकि उसकी जो चॉइस थी पंजाब की लीडरशिप की, चाहे वो भट्टू साहब हों, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों, ये लोग सारे, ये घरों के अंदर बैठ के पॉलिटिक्स करने के तो माहिर हैं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ है अवाम की, ये उसमें निकलने के इनको कोई शौक नहीं है। तो अभी पीपल्स पार्टी को टफ टाइम होगा। मुबश्शिर साहब, अब्दुल गफूर हैदरी काफी पुरुम्मीद हैं, कहते हैं कि बल्ला वापस पीटीआई को मिल जाएगा, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो इक्तिदार में वापस भी आ सकते हैं। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल होगा? मैंने अब्दुल गफूर हैदरी साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, मैं चाहूँगा उनके साथ बैठ के चाय पीऊँ, वही वाली चाय पीऊँ जो उन्होंने भी पी है, जिसके बाद उनको ये सारी अपना जो ख्वाब आना शुरू हो गए, खूबसूरत ख्वाब जो आ रहे हैं उनको। क्योंकि बल्ले का निशान तो शायद मिल जाए, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि बल्ले का निशान जो है वो इस्तेकाम पार्टी को मिलेगा, पीटीआई को नहीं, मुझे लगता ही है। लेकिन ये है कि जीतना और इक़्तिदार में वापस आना, तो फिर वो बर्मा का इलेक्शन तो पीटीआई जीत सकती है, पाकिस्तान का नहीं। इस वक़्त तो नहीं। अगर वो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं तो उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अभी तो नामुमकिन है। इस पे गफूर हैदरी राइट। साहब मेरे साथ खाने की शर्त लगा लें, तो मैं उनको घर में खाना खिला सकता हूँ, और मैं हारूँगा भी तब भी खिलाऊँगा, जीतूँगा तब भी मैं उनको खिलाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यानी इस पे आई कैन बेट ऑन दैट। राइट, मुझे लगता है ये शर्त आप जीत जाएंगे। मुबश्शिर साहब, एमक्यूएम का क्या स्कोप देख रहे हैं आप इन इलेक्शंस में? काफ़ी बेहतर एमक्यूएम पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि एमक्यूएम जब से 3 धड़े उसके मिले हैं ना, उन्होंने अपनी गलतियों का भी एहसास किया है, वो वाइब्रेंट भी हैं, और एमक्यूएम के लोग जो हैं उनको काम करना आता है। एमक्यूएम के लोग जो हैं वो कनेक्टिविटी में बहुत बिलीव करते हैं, और एमक्यूएम में इतना एक्सपीरियंस है गवर्नेंस का, लेजिस्लेशन का, पार्टी रन करने का, जो कल तक सारे लौंडे लपाडे थे, लड़के थे, अब वो सीनियर रहनुमा हैं सारे, और वो ग्रास रूट लेवल से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, वहाँ से ऊपर निकल कर आए हैं, यूनियन काउंसिलों से ऊपर निकले हुए हैं। तो एमक्यूएम काफ़ी मुतहरिक है, एंड एमक्यूएम विल विन अ लॉट ऑफ सीट्स अनलाइक लास्ट टाइम। लास्ट टाइम तो ज़रा उनके साथ थोड़ी-सी अपनी करनियाँ थीं और कुछ उनके साथ ज़्यादतियाँ भी थीं। इस दफ़ा आई थिंक दे आर गोइंग टू गिव अ रन फॉर देयर मनी टू पीपल्स पार्टी। ओके, राइट। तो मुबश्शिर साहब, ये जो एक मामला चल रहा है यहाँ इस्लामाबाद में, ये जो बलोच यकजहती मुजाहिरीन बैठे हैं, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इन पे क्रैकडाउन किया गया, ख़वातीन को भी गिरफ्तार किया गया। आप क्या नहीं समझते इनके कंसर्न जायज़ हैं? मुबश्शिर साहब, कोई तो ज़ुल्म ऐसा हुआ है ना, देखिए माएँ अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेके बाहर बैठी हैं। आपको लगता है इनके जो मुतालिबात हैं वो पूरे होंगे, सुने जाएँगे, या सिर्फ़ यकीन दहानियाँ हैं खाली? पहली बात तो ये है कि मैं एक्चुअली बलूचिस्तान पे मेरी नज़र उस तरह की नहीं है, ये मेरा कसूर है, मैं अपनी कोताही मान रहा हूँ, जिस तरह और सहाफ़ियों की है, और मुझे बलूचिस्तान के पूरे मसाइल का इल्म नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी कोई अगर मुज़ाहिरीन हों और वो कानून तोड़े बगैर, कानून के दायरे में रहते हुए अगर वो कोई भी एहतजाज कर रहे हैं, तो हमें इतनी उस बात को एब्ज़ॉर्ब करने की हमारे में हौसला होना चाहिए। जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक है, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये ख़वातीन वाली बात से मैं बिल्कुल अलग हूँ। बच्चों का मैं यस मानता हूँ। उसकी वजह ये कि टेररिस्ट जो है वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। वो दोनों हो सकते हैं, और हमने देखा 9 मई को औरतों को आगे करके आगे लगाई गई हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट्स पे भी अटैक किया गया। तो वहाँ पे वो औरत नहीं रहती है, वहाँ पे वो एक टेररिस्ट हो जाती है। लेकिन मैं ये इनके हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एक सेपरेट बात कर रहा हूँ, एक फिलोसॉफ़िकल बात कर रहा हूँ। जी, जी। इनके मुतालबात हैं, आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर खुद बलूचिस्तान से हैं। नोबडी नोज़ दोज़ बेटर देन हिम, एंड आई एम श्योर वो एड्रेस करेंगे, क्योंकि उनको पता है इलेक्शन के बाद उन्होंने वापस वहीं पे जाना है। और बलूचिस्तान में ये भी समझ लें कि इस वक़्त एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, वहाँ पे बड़ी इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं वो काम कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, पैसा लगा रही हैं, इंसर्जेंसीज क्रिएट करवा रही हैं। सो हर चीज़ के ऊपर फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें ऐसी हैं
कि जिसमें हमें अथॉरिटीज़ को ज़्यादा आड़े हाथों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं पता और हर चीज़ का बैकग्राउंड बताया भी नहीं जाता। राइट। तो ठीक है ना? तो बट लेकिन ये है कि आई होप कि सेंस विल प्रिवेल एंड बच्चों और औरतें जो हैं उनके साथ कोई ज़ुल्म ना हो। बट उनके साथ क्यों, किसी मर्द के साथ भी नहीं होना चाहिए खैर, ट्रू, किसी के बिल्कुल। साथ भी ज़्यादती होनी चाहिए। और अगर उनके ऐसे मुतालबात हैं जो जायज़ हैं, तो उनको मानने में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात करने का भी तरीका होता है, वो मुझे नहीं पता। मैं क्योंकि सिचुएशन को मैंने कहा, मैंने पहले आपसे एक्नॉलेज कर लिया था, मुझे पूरा बैकग्राउंड पता नहीं है। राइट, तो राइट, मैं सही। उसके ऊपर बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो एक इन प्रिंसिपल अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ। मुबश्शिर साहब, आपने 9 मई का ज़िक्र किया तो मेरे ज़हन में एक सवाल आ गया। मैंने आज खबर देखी कि 9 मई वाक़यात में जो मुलव्विस लोग थे, मुल्ज़िमान थे, उनकी जायदादें ज़ब्त की जाएँगी। आप समझते हैं ये ठीक एक्शन है? मैं तो समझता हूँ 9 मई में जो भी मुलव्विस है, उसको फांसी लगनी चाहिए। आप हुँ, जायदादों की बात कर रही हैं। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, स्टेट के खिलाफ जो खड़ा होता है, उसकी कोई बचत नहीं हो सकती। देखें, अगर आपको जनरल आसिम नहीं अच्छे लगते, आप उनकी बुराई कर लें। अगर आपको डीजीआई नहीं अच्छे लगते, आप उनकी बुराई कर लें। हुँ, आपको प्रेज़िडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस अच्छे नहीं लगते, आप उनकी बुराई कर लें। लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लें। आपको कोई हक नहीं है कि आप नेशनल इंस्टीट्यूशंस को आप पामाल करने की कोशिश करें। आपको कोई हक नहीं है कि आप नेशनल मॉन्यूमेंट्स जो हैं, उनके लिए जग हसाई का मौका बनाएँ। आपको कोई हक नहीं है कि जो हमारे लिए सिंबल्स ऑफ प्राइड हैं, हमारे शुहदा वगैरह, और उनकी जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे जाके आप घटिया, घिनौना मज़ाक करें। ऐसे लोगों को मैं तो समझता हूँ फांसी होनी चाहिए। मैं बड़ा बिल क्लियर हूँ, और मेरे से ना बड़े जमहूरियत पसंद लोग जो है ना, वो इस पे बहस करते हैं। बट आई हैव मैं तो अपनी थॉट एक बता रहा हूँ, यू कैन डिसएग्री विद मी। बट देखें, जो प्रोटेस्टर होता है, सिर्फ अपना जमहूरियत के लिए कर रहा होता है, उसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट नहीं होता। और जो दहशतगर्दी करता है ना, उसमें फिर पॉलिटिकल रिफ्यूज उसको नहीं मिलनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी का है जी। नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। उनमें ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के नेशनल्स भी नहीं है, जो नेशनल्स भी बाहर के हैं, और वो डाई कॉप रख के वो पाकिस्तान में आके हंगामे कर रहे हैं, आगे लगा रहे हैं। दैट्स नॉट ऑल, दैट्स नॉट ऑल। इस पे सही। किसी किस्म की मेरी तरफ से तो कोई गुंजाइश ओके, राइट। मुबश्शिर साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा। मैं बल्कि आपको एक बात बताऊँ, मैं ज़रा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का हूँ। मैं तो अभी तक छोड़ता ही ना इन लोगों को। अगर मैं होता जनरल आसिम की जगह या प्राइम मिनिस्टर की जगह, तो मैं तो ना रहम खाता। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बयान मेरी नज़र से गुज़रा। कहते हैं कि 8 फरवरी को अवाम महँगाई करने वालों के खिलाफ फैसला देंगे। तो क्या अवाम ने या हमने या आपने ये तय कर लिया है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने महँगाई की? बेरोज़गारी एक अवाम का मसला, देखें लोड शेडिंग है, बिजली की पैदावार में कमी हो गई है, सर्दियाँ हैं तो गैस नहीं आती। मतलब मेरी नज़र में तो तमाम सियासी जमातें ये मसाइल हल नहीं कर पाईं, तो कौन किसके खिलाफ फैसला आएगा? बात ये है कि शहबाज शरीफ कभी-कभी ना अच्छे लतीफ़े भी सुनाते हैं। आप इसको ऐवें सीरियस लेके, उन्होंने अपनी तरफ से लतीफ़ा सुनाया आपको, तो आप उस पे हँसें। आप ज़रूर आपने उसके ऊपर सीरियस होना है। और अभी 8 फरवरी तक मज़ीद लतीफ़े भी आएँगे, और खुद कोई लतीफ़े जो हैं वो जीत के भी आएँगे। तो लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि शहबाज शरीफ की अपनी जो परफ़ॉर्मेंस थी महँगाई के हवाले से, वो बड़ी डिसमल थी। और हर चीज़ का ब्लेम तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं दिया जा सकता। मिफ्ता इस 2 वज़ीर ख़ज़ाना इन्होंने बदले। मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो इसहाक डार को बुरा-भला कहते रहे, इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ लॉबिंग करते रहे हैं। इनके तो अपने वज़ीर ख़ज़ाना और अपने टीम वाले एक-दूसरे से एग्री नहीं करते थे, तो अवाम कैसे उनकी पॉलिसी से एग्री करेगी? हुँ, तो आई थिंक शहबाज शरीफ मस्ट राइज़ टू द ओकेज़न एंड एक्सेप्ट द ब्लेम। कि दूसरों का ब्लेम होगा, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनकी हुकूमत का भी काफ़ी कसूर है महँगाई को पले जाने में, और ये काबिल माफ़ी नहीं है उसमें, क्योंकि ये आके आपस की लड़ाइयों में इन्होंने हुकूमत के बहुत नुकसानात किए।
राइट, राइट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपके कीमती वक़्त और आपके कीमती तजज़िये का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।